अब जो है हमने बेसिक पे काम कर लिया। जब आपने पहले माइंडसेट डेवलप कर लिया, फिर बेसिक पे काम कर लिया, अब आपको जो है डेप्थ में आना है, थर्ड लेयर की, यानी डेप्थ की। यहाँ हम एडवांस बुक्स लाते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एनवायरनमेंट के लिए शंकर के नोट्स। लेकिन यहाँ का मेन पॉइंट है सबको सिलेबस के अनुसार अलाइन करो। सिलेबस सिर्फ विषयों की सूची नहीं है, यह एक नक्शा है, यह बताता है कहाँ जाना है। हर पेज जो पढ़ो पूछो ये सिलेबस में कहाँ फिट बैठता है। अगर नहीं बैठता है तो वैकल्पिक है, जो अलाइन हो, यानी जो जुड़ रहा है उसी पे फोकस करो। यहाँ एक आम जाल है, किताबों का संग्रह। आप एक टॉपर की लिस्ट देखते हैं और 20 किताबें खरीद लेते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। ठहरिए, हर विषय के लिए केवल एक प्राइमरी जो है बुक रखिए, उसे पूरी तरह मास्टर करिए, उसके बाद ही कुछ और छुए। जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत काफ़ी है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी है, ज्योग्राफी के लिए जेसी लियोंग और एनसीईआरटी काफ़ी है। एक बार जब आप एक किताब मास्टर कर लेते हैं, अगर समय हो तो दूसरी किताब देख सकते हैं, लेकिन 10 में से 9 बार एक विषय की एक किताब पूरी तरह मास्टर की हुई यूपीएससी क्रैक करने के लिए काफ़ी है। याद रखें, ज़्यादा किताबें जो होती हैं ना ज़्यादा नंबर नहीं लाती। डेप्थ जो होता है ना एक्सपेंशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी आपकी पढ़ाई में डेप्थ होना चाहिए, न कि बहुत सारी फैली हुई चीज़ें, विस्तार। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ना टॉपर जो होते हैं ना आम एस्पिरेंट से अलग होते हैं। स्टैटिक्स और करंट अफेयर का जो है इंटीग्रेशन, इस उदाहरण से देखिए। आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं और फिर इलेक्शन कमीशन का चैप्टर है, फिर आप समाचार में पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया है। अधिकतर जो एस्पिरेंट होते हैं इसे पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और एक टॉपर जो होता है पूछता है यह किस स्टैटिक्स से जुड़ता है, यानी कि जो करंट पढ़ रहा है उसे वो अपने स्टैटिक्स वाले पोर्शन से जोड़ता है। चुनाव आयोग से जुड़ रहा है कि न्यायपालिका से जुड़ रहा है कि फंडामेंटल राइट्स से जुड़ रहा है कि, तो ये उन सब चीज़ों से करंट पढ़ते हुए जोड़ता है। फिर वो लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसके मार्जिन पे उसे लिख देता है करंट अफेयर्स देखें, चुनावी बांड केस 2024। इस तरीके से वो लिख देता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, करंट में हो रही है, केवल वहाँ पे हेडिंग लिख देता है। तो जब बाद में पढ़ेगा तो उससे रिलेटेड चीज़ें याद आती रहेगी और उसे जोड़ लेगा वो। आप जब भी लक्ष्मीकांत रिवाइज करें तो आपको जब पढ़ेंगे तो आपको करंट याद आएगा, और जब करंट पढ़ेंगे तो स्टैटिक्स याद आ जाएगा। जो स्टैटिक्स होता है ना करंट को ताज़ा करता है, और करंट जो है स्टैटिक्स को जीवंत रखता है, और यह है एनालिटिकल पावर। यहाँ एक रहस्य है, 80% यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो 20% मटेरियल से आते हैं। कौन सा 20% होगा जिससे 80% क्वेश्चन आने वाले हैं? उन्हें कैसे खोजेंगे आप? पिछले साल के पेपर देखिए, कौन से विषय दोहराए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक जो है ना ट्रैप है, एस्पिरेंट यह सुनते हैं और सोचते हैं मैं सिर्फ 20% पढ़ूँ बाकी छोड़ दूँ। नहीं, आपको 20% जो है ना पहचानने के लिए आपको 100% जानना होगा। आपको कॉन्टेस्ट चाहिए, आपको जो है फाउंडेशन चाहिए। आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, आपकी फाउंडेशन डेवलप होती है। आप डेफिनेशन पढ़ते हो, कंक्लूजन पढ़ते हो, उसको डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं लिखना है। मतलब मेंस के प्रश्न में आप उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज कर सकते हो। इसलिए आपको वहाँ वो चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी। बात यह है कि अपनी जो सोच है उसका विस्तार मत करो, अपनी सोच की समझ का विस्तार करो। जो डेप्थ होती है हमेशा जो है ना विस्तार से बेहतर होती है। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेशन लेयर, यानी आंसर राइटिंग एंड इंटरव्यू। आइए देखते हैं इसको। अब हम पिरामिड के शिखर पे पहुंच गए हैं। यहाँ आपकी सारी सीख जो आपने सीखा है वो बाहर आती है। मेंस में आपके पेन के माध्यम से
इंटरव्यू में आपके शब्दों के माध्यम से। इसमें 3 चीजें होती हैं, परफॉर्मेंस, आर्टिकुलेशन एंड कॉन्फिडेंस। तो जो पेन होती है ना, लिखने का उपकरण नहीं है, यह एक मशाल की तरह है जो आपके अंदर की रोशनी को बाहर लाती है। अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है तो आपके जो आंसर है ना वो ब्राइट करेंगे। अगर आपकी फाउंडेशन कमजोर है तो आपके जो आंसर है ना वो पूरे खोखले होंगे। यही कारण है कि हमने पहले ही फाउंडेशन की लेयर बनाई है। मैं आपको कुछ कठोर लेकिन सच कहता हूँ, आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान हो सकता है, आप हर एनसीईआरटी, हर लक्ष्मीकांत, हर स्पेक्ट्रम रट सकते हैं, लेकिन अगर आप उस ज्ञान को, आप उस नॉलेज को 250 वर्डों में स्पष्टता और स्ट्रक्चर के साथ व्यक्त नहीं कर सकते तो उसे 0 मार्क्स मिलेंगे। यूपीएससी जो है ना आपको मार्क्स नहीं देता है, आपके दिमाग में क्या है वे नंबर देते हैं कि कागज पर क्या है। दिमाग में आपका ज्ञान भरा हुआ है, वो अदृश्य है, लेकिन व्यक्त किया गया जो नॉलेज है वो नंबर है। इसलिए आंसर राइटिंग जो है ना वैकल्पिक नहीं है, पूरा कंपल्सरी है। अब हम बात करेंगे आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग सिर्फ यह दिखाने के बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, यह आपके माइंड को एक ऑफिसर की तरह सोचने के लिए प्रशिक्षित करने के बारे में। फर्स्ट है, यह आपकी सोच को स्ट्रक्चर करता है कि आप जो है इंट्रो, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, और जो एक ऑफिसर होता है ना इसी तरह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। दूसरा है, ये जो है ना सटीकता को सिखाता है कि 250 वर्ड में हर लिखना है, हर शब्द मायने रखता है, कोई फालतू बात नहीं। तो जब आपके अंदर ये हैबिट हो जाएगी ना, तो जब आप ऑफिसर बनोगे तो आप सोचोगे कि जब कोई रिपोर्ट देनी है तो आप कम से कम शब्द में दो, आपको किसी से बात करनी है तो कम से कम शब्द में आप बात करो, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा नहीं, फालतू चीज़ें नहीं, केवल काम की। आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए और ये चीज़ें जो है ना यहीं से डेवलप होती है। और इसका थर्ड है प्रेजेंट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। यह निष्पक्षता सिखाता है। एक जो बेस्ट आंसर होता है ना, अच्छा आंसर जो होता है ना, उसमें कई दृष्टिकोण होता है। यहाँ तक कि वे भी जिनसे आप सहमत नहीं उसको भी आप उसमें डालते हो, तब जो है ना आप जस्टिस कर पाते हो। और फोर्थ है सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि आप जो आंसर राइटिंग कर रहे हो उसमें बाद में जो समस्या है उससे रिलेटेड आप सॉल्यूशन भी दे रहे हो, ना कि केवल बस प्रॉब्लम क्या है यही बता रहे हो। नहीं, आपका सॉल्यूशन वाला भी अप्रोच होना चाहिए। यानी कि आंसर राइटिंग से आप सीखते हो कि आप कोई सोच रहे हो या काम कर रहे हो उसको एक स्ट्रक्चर में करते हो, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, और वो जो है काफ़ी कंसाइज होता है, फालतू चीज़ें नहीं होती, और उसमें सभी जो एस्पेक्ट्स हैं, दृष्टिकोण हैं, उसको आप रखते हो और उसके साथ आप एक सॉल्यूशन भी देते हो। तो ये आपके अंदर बस जाता है। तो आप जो भी काम करोगे इस फ्रेमवर्क में करोगे, और ये चीज़ें जो है ना आंसर राइटिंग डिसाइड करती है, और यही एग्जामिनर चेक करता है आपके अंदर। लेखन जो होता है ना, यानी आंसर राइटिंग आपके दिमाग का दर्पण है। जब आप अच्छा लिखते हो इसका मतलब है कि आप अच्छा सोचते हो। जब आप तक आप अच्छा सोच नहीं पाओगे, अच्छा लिख नहीं पाओगे, और जब अच्छा लिख नहीं पाओगे तो आप एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा कि आप अच्छा नहीं सोचते हो, यानी आप अच्छा इंसान नहीं हो। यहाँ एक बात है जो आपको पूर्णता से मुक्त कर देगी। आपका पहला उत्तर पूर्णतावाद से मुक्त कर देगी। जब हम आंसर राइटिंग शुरू करते हैं ना तो हमें लगता है यार अच्छा नहीं है, परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपका पहला उत्तर जो है ना था वो भयानक होता है, मतलब बहुत एम्बैरेसिंग। आपका जो 10वां होगा थोड़ा थोड़ा बेहतर होगा, आपका 50वां जो है ना ठीक ठाक होगा। आपका समय, जब आप 100 से ज़्यादा आंसर राइटिंग कर लोगे तब लगेगा कि नहीं आप सही कुछ कर रहे हो। हर टॉपर का जो फर्स्ट आंसर होता है ना काफ़ी गया गुजरा होता है हर एक का, लेकिन वे लिखते रहते हैं, वे सुधरते रहते हैं। उन्होंने तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं किया कि हम पूरा तैयार हो जाए। अपना 100वां उत्तर अपना पहले लिखे हुए बिना नहीं लिख सकते, इसलिए आज ही शुरू करो, अधूरे शुरू करो, अपूर्ण शुरू करो, बस शुरू करो। ये जो स्लाइड में ये इस पूरी प्रस्तुति की सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी है। अगर आपकी नींव कमजोर है, आपका माइंडसेट जो है अनस्टेबल है, अगर आपका जो है बेस कमजोर है,
तो आपका प्रदर्शन कमजोर होगा। आंसर राइटिंग जो है, आंसर राइटिंग का अभ्यास वीक नींव को जो है ना ठीक नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपकी नींव कमजोर है और आंसर राइटिंग करे जा रहे हो तो वीक फाउंडेशन को कमजोर नहीं, वो सही नहीं कर सकता। आप उत्तर लिखते रहोगे लेकिन उनमें गहराई नहीं आएगी। आप इंटरव्यू का सामना करोगे लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी जो फाउंडेशन है मजबूत है तो आप में आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से आता है। आप आत्मविश्वासी होने का दिखावा नहीं कर रहे हो, आप सच में आत्मविश्वासी हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपने काम कर लिया है। तो जो फाउंडेशन है पहले बनाओ, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि आप रुकें और खुद से ईमानदारी से पूछें, आज आप इस पिरामिड पर कहां हो। लेयर फर्स्ट, क्या आपका माइंडसेट स्थिर है? क्या आप पर्पस से पढ़ते हो या सिर्फ समय बिताने के लिए? अगर यहाँ पे आपको जवाब मिलता हाँ, तो आप यानी आपका माइंडसेट सही है। सेकेंड लेयर में, क्या आपने वास्तव में एनसीईआरटी मास्टर कर लिया है? सिर्फ पढ़े नहीं है बल्कि क्यों को समझ गए हैं। अगर आपको जवाब मिलता है हाँ, तो आपका सेकेंड लेयर सही है। थर्ड लेयर में का प्रश्न है, क्या आप किताबों को सिलेबस से जोड़ रहे हो, स्टैटिक्स को करंट से जोड़ रहे हो? यदि हाँ, तो आपकी थर्ड लेयर सही है। फोर्थ लेयर, क्या आप रोज रोज उत्तर लिख रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, सुधार कर रहे हो? यदि यस, तो आप फोर्थ लेयर सही है। आपका जो भी जवाब हो वहीं से शुरू करो। अगर लेयर फर्स्ट कमजोर है तो वापस जाओ, उसे ठीक करो। सिर्फ इसलिए कि दूसरे उत्तर लिख रहे हैं, आप भी उत्तर लिखने के लिए लेयर फोर्थ में नहीं चले जाओ, क्योंकि आपकी फर्स्ट लेयर कमजोर है। हो सकता है जो लिख रहा है उसकी फर्स्ट लेयर सही हो, अगर उसकी सही नहीं है, अगर वो गलत कर रहा है तो आप भी गलत नहीं करोगे ना। जहां हो वहीं से शुरू करो, लेयर बाय लेयर बनाओ, तब शीर्ष तक पहुंचो। यही एकमात्र रास्ता है। चलिए मूल दर्शन पे फिर से दोहराते हैं। यूपीएससी की तैयारी स्प्रिंट नहीं है, यह इस बारे में भी नहीं है कि आप कितनी तेजी से किताबें खत्म कर सकते हो। यह एक आर्किटेक्चर है, एक संरचना जिसे आप लेयर बाय लेयर, ईंट पर ईंट बनाते हो। जब आप धीरे से और सावधानी से बनाते हो तो आपकी नींव जो है ना काफी ठोस होती है, और जब आपकी नींव ठोस होती है तब जो है शीर्ष तक की चढ़ाई जो है एकदम सहज हो जाएगी। आप एक बात याद रखें, जो स्लो होता है ना वो सहज होता है, और जब सहज होता है ना तभी तेज होता है। यानी आपको जैसे बच्चा चलना सीखता है ना तो पहले बहुत स्लोली चलता है, फिर चलने में वो सहज हो जाता है, तब वो तेज दौड़ने लगता है। इसी तरह के आपको पहले चीजें बहुत स्लोली चलना है, पहले आपको सहज बनना है, कंफर्ट लाना है उसके लिए। इसलिए फाउंडेशन को आप ढके मत, बल्कि उसको स्ट्रांग बनाएं। और ये है पूरी तस्वीर। लेयर फर्स्ट, ये आपको दिशा देता है, इस पर रोज काम करना है। बेसिक, ये आपको जो है क्लैरिटी देता है, और 1 से 3 महीने इस पर फोकस करो, आपका ये पोर्शन जो है ना स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आती है डेप्थ लेयर, ये आपको ना एनालिसिस करने आता है आपको, अगर आप डेप्थ से कोई चीजें पढ़ोगे। और यहाँ से 3 से 9 महीने आप दो इसको। और एक्सप्रेशन जो लेयर है ना, इसे महीने के 6 महीने के आसपास आप शुरू करो। जब आप 6 महीने पढ़ाई कर लो, यानी कि 3 महीने इस पे और 3 महीने इसमें, कम से कम 6 महीने पढ़ लो, तब आप इस पे करो। ओवरलैप देखिए, आप एक खत्म करके दूसरा शुरू नहीं कर सकते। आप एक बनाते हो, फिर उसे बनाए हुए रखते हुए अगली जोड़ते हो। आपने जैसे एक लेयर बनाई, इसे बनाते हुए दूसरा काम करना है। अगर मान लीजिए ये आपने बनाई है, बन गई, आप इस पे काम कर रहे हो, फिर आप में आ रहा है कि आपको जो है आप मेंटली स्टेबल नहीं रह पा रहे हो, आप डिसिप्लिन खराब हो गया है, तो फिर आपको आके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यानी कि आपको निचली वाली अच्छी होनी चाहिए, तभी आप सेकंड वाले बनाए। अब जैसे आप ऊपर वाले पढ़ रहे हैं, नहीं कि आप बेसिक चीजें आप भूल जाए, खराब हो जाए, नहीं, इसको भी लेके चलना है, तब आपको चलना है। इसी तरीके से जब आप ऊपर जा रहे हैं तो केवल डेप्थ वाली चीजें ही तो लिखनी पड़ती है, लेकिन आपका बेसिक भी सही होना चाहिए, माइंडसेट सही होना चाहिए, तभी आप जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे अच्छे। यानी हर लेयर को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं वो कमजोर तो नहीं हो गई है, तभी जो है ना आप जाके ऊपर वाली, और ये जो है अच्छे से काम कर पाओगे ऊपर वाली लेयर पे। और ये चीजें हमेशा चलती रहेगी जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। इस तरह ये संरचना बनती है। अगर इस तरीके से आप ध्यान रखोगे तो जो आपके अंदर स्ट्रक्चर डेवलप होगा वो जो है ना बहुत
टिकाऊ होगा और वो आपको सेलेक्ट करवाने में मदद करेगा। और इस तरह हम वापस शुरुआत पे आ गए कि आप जो है ना अंदर से निर्माण करो अपना माइंडसेट, अपना अनुशासन, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी, और फिर तब जो है बाहर उठो, तब आपको अपनी रैंक मिलेगी, अपनी सफलता मिलेगी, अपनी नियति मिलेगी। जब आपका इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन ठोस है, आपकी बाहरी तैयारी अजय हो जाती है। कोई किताब आपको हरा नहीं सकती, कोई असफलता आपको तोड़ नहीं सकती, कोई परीक्षा आपको डरा नहीं सकती, क्योंकि आपने पहले खुद को बनाया है। अब आपकी बारी है, आज ही से अपनी चढ़ाई शुरू करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। स्ट्रक्चर यूपीएससी मार्गदर्शन के लिए हम आने वाले वीडियो में हर लेयर में गहराई से जाएंगे। पार्ट 2 के लिए बेल दबाओ, जहां तक हम इनर कॉन्स्टिट्यूशन में गहराई में गोता लगाएंगे, माइंडसेट के 8 स्तंभ पे बात करेंगे। और कमेंट में बताइए कि आप इस समय किस परत पे हो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मुझे अगर आपको कोई और दिक्कत हो रही है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको जो है उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।